नमस्कार दोस्तों, दधिमति संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीट की परीक्षा अब जो है बहुत ही जल्द आयोजित होने वाली है और इसके लिए 25 अप्रैल की तारीख जो है फिक्स कर दी गई है। और हम हिंदी, संस्कृत, एसएसटी और इनकी जो शिक्षण विधियां हैं और शिक्षा मनोविज्ञान, इनके वीडियो हम इस समय लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इससे पहले 3 शिक्षण विधियां जो हिंदी से संबंधित है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं और 3-4 वीडियो हमने जो शिक्षा मनोविज्ञान है उस पर और 3-4 वीडियो एसएसटी के लगभग 20-20 प्रश्नों पे हमने चर्चा कर ली है। और ये सभी प्रश्न जो है 2-2 हज़ार प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी। तो आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को छोड़ करके आप कहीं मत जाइएगा। और जो संस्कृत में अब जो नए टॉपिक जो आए हैं, नए विषय आए हैं, जैसे समय लेखन है, अलंकार है, छंद है। छंद के तो हमने इसमें 2 से 3 वीडियो डाल रखे हैं। आप हमारी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, समय लेखन और अलंकार, इस पे हम बहुत जल्द 1-2 दिन में वीडियो लेकर के उपस्थित होने वाले हैं। आप वो भी वीडियो जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, इन सभी चीज़ों की जो क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर से कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में खो जाओ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थबोध, मनोरंजन, मापन क्षमता या भावानुभावन। तो ये बात कर रहा है कविता शिक्षण की। तो कविता शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? भावानुभावन। तो दोस्तों, भावानुभावन इसका उत्तर होगा, क्योंकि भावानुभावन यानी भावों के अनुसार वो कविता जो है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रहता है। अगला प्रश्न यदि हम बात करें, दूसरा प्रश्न, आदर्श विधि है। आदर्श विधि इनमें से कौन सी है? अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप, निर्देशन विधि का परिष्कृत रूप या उपयुक्त सभी। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। जी हाँ, आदर्श विधि अनुकरण विधि का एक परिष्कृत रूप मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, शिक्षण उद्देश्य या समस्यात्मक प्रश्न। तो प्रस्तावना जो है वो पूर्व ज्ञान से शुरू होती है और यही इसका मूल आधार होता है, क्योंकि जब भी आप बच्चे के साथ प्रस्तावना करते हैं या प्रस्तावना के अनुसार जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान उसका परखा जाता है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? आगमन विधि को किस नाम से जानते हैं? विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि या सत्यापित विधि। तो आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? प्रवचन विधि किस विधि से संबंधित है? तो प्रवचन जो है वो पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, गद्य शिक्षण या कविता शिक्षण। तो ये क्या कह रहा है? प्रवचन। तो प्रवचन जो है किस में आएगा? गद्य शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। जी हाँ। छठा प्रश्न है, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का कौन सा दोष है? ये अमनोवैज्ञानिक है, निम्न स्तर के लिए उपयोगी होती है, सभी विषयों में उपयोगी है और छात्रों की इसमें निष्क्रियता बनी रहती है। जबकि हम जानते हैं प्रदर्शन विधि में छात्रों की निष्क्रियता नहीं होती है और ये एक वैज्ञानिक विधि है, लेकिन इसकी विधि का जो वास्तविक दोष है ये छोटे स्तर के लिए ही प्रयोग की जाती है। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर में इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर का होता है ये सही उत्तर है। और आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। सातवां प्रश्न, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा ज्ञान सिखाया जाना चाहिए? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान
या शुद्ध व्याकरण। तो माध्यमिक कक्षाओं में जो है व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? मूल भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में, तो हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी, LSRW। तो W मैंने राइटिंग यानी लिखना, तो यहाँ पर लिखना होगा। सबसे अंत में क्या आएगा? लिखना। अगला जो प्रश्न है, कौशलात्मक उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना, रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, यति गति के अनुसार शुद्ध कविता का पाठ करना और सद्वृत्ति का विचार प्रस्तुत करना। तो कौशलात्मक उद्देश्य की बात कर रहा है, तो यानी कि यति गति के अनुसार कविता का शुद्ध पाठ करना। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? तो ये बात किसकी कर रहा है? मातृभाषा की। जब हम मातृभाषा में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कोई कार्य करेंगे तो हम इनमें से कौन सी विधि को अपनाएंगे? स्वाध्याय, डाल्टन, प्रोजेक्ट या खेल पद्धति। तो इसके लिए हम कौन सी पद्धति चुनेंगे मातृभाषा के लिए? खेल पद्धति। ये प्राथमिक स्तर पे काम में ली जाती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर के लिए रचना शिक्षण में कौन सी विधि श्रेष्ठ रहेगी? प्रश्नोत्तर, अनुकरण, रूपरेखा या सूझ विधि। तो जैसे जैसे अध्यापक प्रश्न पूछेगा और धीरे धीरे वो उसके बारे में बात करता रहेगा। अगला जो प्रश्न है, षडानन, इसका अर्थ समझाने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? चित्र दिखाएंगे, समास विग्रह करेंगे, व्युत्पत्ति बताएंगे या अर्थ का कथन करेंगे? तो षडानन की बात कर रहा है तो हम इसका समास विग्रह करके इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी है? वर्णनात्मक कविता की सही विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली, तुलना प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। जी, वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोग में आएगी? शब्दार्थ प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की बात कर रहा है तो कविता शिक्षण के लिए व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत व अभिनय प्रणाली। तो प्राथमिक स्तर पर जब हम कविता की शिक्षण देंगे बच्चों को तब उसमें गीत और उसके साथ साथ अभिनय करेंगे, यह प्रणाली सबसे उपयुक्त रहती है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, डाल्टन जो योजना है शिक्षण विधि, ये पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? पूर्व प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। तो डाल्टन विधि को जो है माध्यमिक स्तर तक प्रयोग में लाया जाता है। 16वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया। प्रोजेक्ट प्रणाली किसने बनाई? फ्रोबेल ने, पार्कहर्स्ट ने, मोंटेसरी ने या किलपैट्रिक ने? तो प्रोजेक्ट की बात कर रहा है तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में वाचन में पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? तो भाषा शिक्षण में वाचन से पहले लिखने की जो शिक्षा है उसका प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी कुल्टकुक ने, मोंटेसरी ने, फ्रोबेल ने या किलपैट्रिक ने? तो भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? मोंटेसरी ने। अगला प्रश्न है, खेलों के द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह है मौखिक भाषा, व्याकरण भाषा, रचना भाषा या लिखित भाषा। तो खेलों के द्वारा हम जिस पक्ष का शिक्षण करेंगे वह कौन सी हो जाएगी? मौखिक भाषा। अगला जो प्रश्न है, अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। जब हम विभक्त भी नहीं करें और वर्तनी के शिक्षण करवाएं, यानी कि जैसे श्रृंगार कैसे लिखते हैं या अच्युतम कैसे लिखते हैं, देवत्व कैसे लिखते हैं, ऐसे जब हम वर्तनी के अनुसार कवित्री कैसे लिखते हैं, तो ऐसे शब्दों का जब हम सर्वाधिक विधि शिक्षण करवाएंगे तो उसमें कौन सी विधि
काम में ली जाती है? श्रुतलेख, शुद्धोच्चारण विधि, खेल विधि या प्रतिलेख विधि? जी हाँ, बिल्कुल। अविभक्त की बात कर रहा है तो यहाँ पर अविभक्त में खेल विधि प्रयोग में ली जाती है। और दोस्तों आज का अंतिम जो प्रश्न है, इकाई योजना आधारित नहीं होती है। इकाई योजना आधारित नहीं होती है। उद्देश्य कथन, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण या मूल्यांकन? तो इकाई योजना जो है वो प्रस्तावना पर आधारित नहीं होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके कमेंट करें, बताएं और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।